यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 ये डिटर्मिनेंट्स की चल रही थी और इसके 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है, 4 के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो एक पार्ट मैं इसमें करवा दे रहा हूं, दोनों पार्ट एक जैसे ही है। तो इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं हम। सेकंड पार्ट में कहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन में कहा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है, आप लोगों ने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु है आपका। तो इसमें एक रेखा बताई गई है, रेखा 2 बिंदुओं से होकर जा रही है। ये कोई रेखा है और इस रेखा पर 2 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु के निर्देशांक कहा है इन्होंने 3,1 और एक अन्य बिंदु है, इसके निर्देशांक फॉर एग्जाम्पल इसे ए पॉइंट कह दे रहा हूं, इसे बी पॉइंट कह दे रहा हूं। तो बी पॉइंट के निर्देशांक और दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 9,3। तो ये 2 बिंदुओं से रेखा जा रही है, तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर क्लास में 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का एक समीकरण पढ़ा है, मैं आपको याद दिला दूं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये आपने 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, लेकिन हमें उस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। यहां पर कहा है उन्होंने सारणिक विधि से ज्ञात करो इसका समीकरण। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेखा है ना, रेखा पर एक और बिंदु अपनी तरफ से मैं एक्स वाई सपोज कर ले रहा हूं। लेट दिस पॉइंट इज पी हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई। तो इस रेखा पर कोई बिंदु पी है जिसके निर्देशांक एक्स कामा वाई सपोज कर लिए गए हैं। ऐसा मैंने क्यों किया? अब आप ये कहोगे सर जी ऐसा आपने क्यों किया, ये सपोज नहीं करते तो आप लोगों को पता है कि जो सारणिक में मैंने सूत्र लिखवाया है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसमें 3 बिंदु हुआ करते हैं। 3 बिंदु के ऊपर सूत्र था वो, क्योंकि त्रिभुज बनता था तो त्रिभुज के 3 निर्देशांक हुआ करते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तब हम त्रिभुज का एरिया निकाल पाते थे। अब मैंने ये बिंदु इसीलिए सपोज किया है कि पहली बात तो जब समीकरण आएगा निकल के तो वो x और y में ही तो आएगा। जैसे मैं किसी 2 बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण की बात करूं या किसी रेखा की ही बात करूं तो 2 चरों वाले, तो वो ऐसा होगा 3x + 5y बराबर 4 या 9x + 2y बराबर 8। तो एक्स वाई दोनों आ रहे हैं ना, तो एक्स वाई का होना जरूरी है। इसलिए मैंने इस पर कोई चर बिंदु अपनी तरफ से, ये चर बिंदु है आपका, तो वेरिएबल है ये, तो इसका जो निर्देशांक लिया है पी का वो एक्स कामा वाई लिया गया है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, ये 3 बिंदु है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए, एक रेखा में आ गए तो तीनों बिंदु संरेख हो गए। संरेख हो गए, इनसे त्रिभुज तो बनने वाला है नहीं। जब एक ही रेखा में बिंदु पहुंच जाएंगे तो त्रिभुज कैसे बन जाएगा? अलग अलग अगर होते अलग अलग तो इनसे त्रिभुज बन सकता था, अलग अलग बिंदु होते अगर तो त्रिभुज बन सकता था, तो बनता तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ होता, लेकिन इसका तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ये बिंदु, तीसरा बिंदु, ये भी मैंने इसी पे चढ़ा दिया ले जाकर इस पे, ये तो त्रिभुज कहाँ बना? बनाओ तीनों को मिलाओ, त्रिभुज बना ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, नहीं होगा। तो अब मैं 3 बिंदुओं को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य रख दूंगा, ये कारण था इसका। तो इसलिए मैंने थोड़ा समझाने का प्रयास किया। आप कहते होगे हो सकता है सर जी कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है वीडियो बनाने में। तो देखो मैं एक बात बताऊं, मेरी वीडियो को पूरा देखा करो, तभी जो है आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। यदि आप बीच में से इधर उधर देखने लगे वीडियो तो बहुत सारे बिंदु गोपनीय हो जाएंगे, आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। अच्छा पढ़ने के लिए और एक अच्छा छात्र बनने के लिए मेरी वीडियो ही नहीं, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, जो भी हमारे अध्यापक बंधु यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आप मेरी वीडियो ना देखें, किसी अन्य की वीडियो देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। जब आप पूरा वीडियो को देखोगे तभी आप लोगों की समझ में आ पाएगा कि आखिर गणित क्या है और ये कैसे चल रहा है। तो इसलिए अब ध्यान दें, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए तो तीनों संरेख हो गए। और मैं लिख भी दे रहा हूं, मानव रेखा पर कोई बिंदु पी है, यहां लिख दे रहा हूं मानव रेखा पर कोई बिंदु P, इसके निर्देशांक x, y है। तब
तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख का मतलब एक ही रेखा में होंगे, तो तीनों बिंदु संरेख हो गए, तीनों बिंदु संरेख हो गए। संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, इसलिए त्रिभुज का एरिया बराबर 0। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्षेत्रफल 0। अब एरिया का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है 1/2 डिटरमिनेंट फॉर्म में। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या पढ़ा है, सुनो। ये निर्देशांक x1 y1 हुआ करता था, दूसरा वाला x2 y2, फिर x3 y3, और तीसरे कॉलम के एलिमेंट 1 1 हुआ करते थे, इज इक्वल 0। तो इसमें तीनों बिंदु मिल गए हमारे लिए। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो इनके मान रखे दे रहे हैं इसमें उठाकर। तो ध्यान दें, अब आप एक बात ध्यान दें, ये 1/2 गुणा के है ना, तो ये 0 के नीचे चले जाएंगे, इसके नीचे गुणा के बट्टे में चले जाएंगे, तो ये तो 0 ही हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, केवल यही रह जाएगा, केवल ये रह जाएगा। x1 y1 के निर्देशांक आपको पता है 3, 1, 3 1, और x2 y2 9 और 3, x3 y3 x, y, और तीसरे कॉलम के एलिमेंट तो 1 1 है। अब हम अगर चाहें तो इसे किसी रो या कॉलम के सापेक्ष खोल सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 एलिमेंट 0 कर दे रहा हूं। इसके C3 के 2 एलिमेंट 0 प्रॉपर्टी लगा के 0 कर दे रहा हूं। देखो कैसे 0 कर दे रहा हूं, वो ध्यान दें। तो बराबर 0 तो चल ही रहा है, ये बराबर 0। ये जो R1 है, R1 के स्थान पर रिप्लेस कर दे रहे हैं R1 माइनस R2, क्योंकि R1 में से R2 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0 बच जाएगा। और R2 भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, R2 ये भी चेंज होगा, ये R2 माइनस R3 कर दे रहे हैं, तो इसे R2 माइनस R3 की फॉर्म में लिखे दे रहे हैं। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इसमें अपनी तरफ से, इसे मिटा दे रहा हूँ इधर। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसके एलिमेंट किस तरीके से होंगे, R1 चेंज होगा, R2 भी चेंज होगा, R3 तो चेंज होने वाला है नहीं, R3 के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, तो R3 तो x y 1 ऐसे लिखे जाएंगे ये। अब इसमें से 3 में से 9 घट जाएंगे आपके, तो माइनस के 6 रह जाएंगे। 1 में से 3 घट जाएगा तो माइनस के 2 रह जाएंगे। 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब इसमें से 9 में से x घट जाएंगे तो यहाँ 9 माइनस x हो जाएंगे। 3 में से y घट जाएंगे तो 3 माइनस y हो जाएगा। 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट बचे। अब मैं इसका प्रसार कर दे रहा हूँ C3 के सापेक्ष। C3 के सापेक्ष क्यों प्रसार कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि इसमें 2 0 हैं हमारे, तो 2 0 हैं, ना तो इसके सापेक्ष प्रसार होगा ना इसके सापेक्ष होगा, केवल 1 के सापेक्ष होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार कर दे रहा हूं C3 के सापेक्ष। ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। तो जब C3 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये जीरो केवल 1 होगा, और ये 1 1 2 3 तीसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो 3 और 3 6 एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए प्लस आता है, आप लोगों को पता है, तो 1 ये प्लस में ही तो लिखा जाएगा, 1 प्लस में लिखा जाएगा। और जब इसके सापेक्ष प्रसार होगा तो ये वाला रो चला जाएगा, ये रो चला जाएगा, ये और ये कॉलम चला जाएगा, केवल ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, माइनस के 6 माइनस के 2 और यहाँ से 9 माइनस x 3 माइनस y बराबर 0 तो चल ही रहा है। तो +1 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो +1 का तो कोई औचित्य नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये 2/2 का है तो इसका प्रसार होगा। तो पहले ऐसी मल्टीप्लाई होती है, ऐसी मल्टीप्लाई, तो -6 की गुणा होगी काय में 3 माइनस y, पहले ऐसी मल्टीप्लाई होती है, फिर माइनस का चिन्ह लगता है, उसके बाद ऐसी मल्टीप्लाई होती है, तो ये -2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 माइनस x में, 9 माइनस x, और बराबर 0 तो चल ही रहा है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई गई होगी। एक बार फिर समझा दूं, पहले ऐसी मल्टीप्लाई -6 3 माइनस y की, फिर माइनस सूत्र का लगता है ये, फिर ऐसी मल्टीप्लाई होगी -2 की 9 माइनस x की, वही लिखा गया =0। अंदर गुणा कर दे रहे हैं, 6 3 18, ये माइनस के मिलेंगे, माइनस माइनस प्लस के ये 6y हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 और ब्रैकेट में 9 माइनस x =0। तो यहाँ से माइनस के 18 प्लस के 6y, यहाँ से प्लस के 9 दूनी 18, ये 2 में 18 और -2 की x की मल्टीप्लाई 2x
इज इक्वल 0। तो ये 18 प्लस के हैं, ये 18 माइनस के हैं, ये तो कैंसिल हो गए। और ये 6y बराबर ये 2x उधर ले जा रहे हैं तो 2x प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे ना, x बराबर तो 2 बटे में आ जाएंगे 6y/2। 6y/2 2 से काट देंगे, 2 3 6, तो x का मान 3y आ जाएगा निकल के। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर निकल के आया 3y। तो ये रेखा का समीकरण आया निकल के, ये आपका आंसर हुआ, ये रेखा का समीकरण आया निकल के आंसर। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। मैंने बिंदु बाई बिंदु इसीलिए क्वेश्चन को समझाया है, ये आप लोगों की समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे वो कमज़ोर छात्र भी मेरे पढ़ाई हुई वीडियो से लाभान्वित हो सके और आप सभी लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।